हमारी जो शुगर है ना उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में एक अंग है जिसका नाम है पैंक्रियास, और पैंक्रियास पैदा करता है इंसुलिन। जब इंसुलिन की डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। ब्लड शुगर बढ़ने के जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले बंदे को भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिन ज़्यादा आता है, और जब ब्लड शुगर काफ़ी लंबे अरसे से बढ़ी रहे तो पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। पोस्ट प्रेंडियल शुगर, जिसको रोटी के बाद वाली शुगर है, ये 140 से नीचे हम इसको नॉर्मल गिनते हैं, 140 से 199 हम इसको बॉर्डरलाइन गिनते हैं, और 200 से ऊपर हम इसको फ्रैंक डायबिटीज़ गिनते हैं। आपकी फास्टिंग शुगर हमें बताती है बेसल इंसुलिन, हमारी पोस्ट प्रेंडियल बताती है कि मील के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, और HbA1c बताती है कि हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो आपने 3 महीने जितनी अपनी बॉडी को आपने जितना अब्यूज़ किया है वो सब बताएगा। कि जो आप घर पे टेस्टिंग करते हैं और वो टेस्टिंग हम अपनी फिंगर से करते हैं, उसको हम कैपिलरी ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, और जब लैब टेस्ट करता है वो हमारी नस में से खून लेता है और उसको हम वीनस ब्लड शुगर कहते हैं। तो जो कैपिलरी ब्लड शुगर है वो वीनस ब्लड शुगर से 15% हायर होती है। सो जो आपके घर पे टेस्ट है वो 15% आप उसको माइनस करेंगे तो आपको अपनी वीनस ब्लड शुगर मिलेगी। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज एक बार फिर हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी पर, क्योंकि भारत जो है उसे, हमारे मुल्क को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो शुगर, डायबिटीज़, मधुमेह के रोगी हैं वो हमारे मुल्क में। ऐसा क्यों है, और जिन्हें डायबिटीज़ है या जो प्री डायबिटिक है, कैसे वो डायग्नोज कर सकते हैं, सबसे सटीक टेस्ट कौन सा होता है और आपको क्या करना चाहिए अगर शुगर लेवल हाई है। इस पर विस्तार से बात हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन ओमनी क्लिनिक्स चंडीगढ़ से डॉक्टर संदीप छटवाल जी एक बार फिर है, और उनसे बात करेंगे इसी पर। वेलकम सर। सो डायबिटीज़ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, लेकिन कई बार जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं, एक तो कब डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए, किस उम्र में, और है सबसे पहले तो डायबिटीज़ है क्या। शुगर तो क्योंकि बॉडी में होती है, खून में शुगर तो हमारे है ही, खाना हम जो भी खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। तो शुगर का बढ़ना, जब वो बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, वो क्या होता है। हमारी जो शुगर है ना उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में एक अंग है जिसका नाम है पैंक्रियास, और पैंक्रियास पैदा करता है इंसुलिन। सो इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर को ब्रेक डाउन करता है, या शुगर को हम कहें कि उसकी अपटेक, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। सो जब इंसुलिन की डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। यानी कि हम जो भी खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है, खाना हमारा सारा जी, ग्लूकोज जी, उसे हम शुगर कहते हैं। उसी को ही हम शुगर कहते हैं। ओके, तो ये मिसमैच का मतलब क्या होता है, कितना शुगर लेवल हाई होता है जब आप कहते हैं ये डायबिटीज़ है। सो डायबिटीज़ की जो नॉर्मलसी की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे इसको चेक करने के पैरामीटर्स हैं। एक हम फास्टिंग शुगर, खाली पेट की शुगर करते हैं, एक हम रोटी के 2 घंटे बाद की शुगर करते हैं जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल या PPBS कहते हैं, और तीसरा टेस्ट है जिसको हम HbA1c कहते हैं। HbA1c हमें 3 महीने की शुगर बताता है। तो इन सारे टेस्ट की वैल्यूज़ हैं। फास्टिंग शुगर जब 100 से नीचे हो उसको हम नॉर्मल गिनते हैं, और फास्टिंग हम गिनते हैं 8 घंटे की फास्टिंग। सो इसको हम नॉर्मल गिनते हैं। 100 से 125 को हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। इसको बॉर्डर, आप बॉर्डर लाइन समझे कि बॉर्डर लाइन रेंज, प्री डायबिटिक, बॉर्डर लाइन रेंज, प्री डायबिटीज कह सकते हैं, बॉर्डर लाइन रेंज, और 126 से ऊपर हम इसको डायबिटीज क्लासिफाई कहते हैं। प्री डायबिटीज करने के लिए हम HbA1c का वैल्यू को ज़्यादा चेक करते हैं। उस पर मैं आता हूँ, पर पहले पोस्ट प्रेंडियल शुगर, जिसको रोटी के बाद वाली शुगर है, ये 140 से नीचे हम इसको नॉर्मल गिनते हैं, 140 से 199 हम इसको बॉर्डरलाइन गिनते हैं, और 200 से ऊपर हम इसको फ्रैंक डायबिटीज़ गिनते हैं। HbA1c हमें बताता है 3 महीने की शुगर।
सो 3 महीने की शुगर जो 5.7 से नीचे है हम उसको नॉर्मल गिनते हैं, 5.7 से 6.4 हम इसको प्री डायबिटीज़ गिनते हैं, और 6.5 से ऊपर हम इसको क्लासिफाई डायबिटीज़ करते हैं। ओके। सो ये 3 टेस्ट हैं जो हम रूटीनली यूज़ करते हैं, पर कई कंडीशंस के अंदर हम और भी टेस्ट करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी है उसके अंदर हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें हम ग्लूकोज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT, जिसमें ग्लूकोज पिलाकर और उसकी हम फिर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ऐसे करके वैल्यूज चेक करते हैं। राइट। अब 2 सवाल हैं कि शुगर चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट सबसे ज़्यादा सटीक है और सही है। अगर किसी को लग रहा है कि शुगर टेस्ट कराना है, डायबिटीज़ के तो नहीं है, तो उसके लिए उसे कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, किस उम्र में कराना चाहिए, और क्या डायबिटीज़ के जो शुगर के लेवल के रेंजेस होते हैं वो हर उम्र में बराबर होते हैं, एडल्ट में और फिर बुजुर्गों में? सो पहला क्वेश्चन आपका था कि हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। आइडियली हमें तीनों ये टेस्ट करवाने चाहिए, फास्टिंग भी, पोस्ट प्रांडियल शुगर भी और HbA1c भी। तीनों टेस्ट हमें डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। हमारी बॉडी जब इंसुलिन पैदा करती है तो हमारी बॉडी इंसुलिन दो टाइप्स में पैदा करती है। एक इंसुलिन होती है जो बेसल इंसुलिन है, जो हमारी बॉडी में थोड़ी पूरा दिन 24 घंटे सिक्रीट होती रहती है और वो ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देती एक लेवल से ऊपर। दूसरी होती है जिसको हम बोलस इंसुलिन कहते हैं। बोलस का मतलब हमने कुछ खाया और सडनली हमारे खून में जब पदार्थ गए तो शुगर बढ़ गई और उसको हमें नीचे लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा इंसुलिन चाहिए, तो उसको हम बोलस इंसुलिन कहते हैं। और जब ये शुगर जैसे जैसे हमारी बॉडी में बढ़ती कम होती रहती है तो ये शुगर हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड कर जाती है और इसको ग्लाइकेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको हम HbA1c कहते हैं, ये पदार्थ को बना देती है। सो आपकी फास्टिंग शुगर हमें बताती है बेसल इंसुलिन, हमारी पोस्ट प्रांडियल बताती है कि मील के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, और HbA1c बताती है कि हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं और हम कैसा खाना खाते हैं और कितने हमारे खाने के मील्स कितने इरेटिक हैं और क्या क्या हमारी क्वांटम है। अब आपका जो क्वेश्चन था कि इनमें से सबसे सटीक या सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है, सो सबसे अच्छा टेस्ट तो इनमें HbA1c है, क्योंकि वो हमें एक रेगुलर कंट्रोल के बारे में बताता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो पेशेंट्स टिपिकली करते हैं। पेशेंट्स क्या करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जब उन्होंने डॉक्टर को मिलना होता है तो डॉक्टर को मिलने की अपॉइंटमेंट से 2-3 दिन पहले उन्होंने अपना खाना पीना नीचे कर देना है, सैर शुरू कर देनी है, और वो फास्टिंग और पीपी शुगर की अपनी रिपोर्ट ले आनी है। तो फास्टिंग और पीपी शुगर तो 24 से 48 घंटे आप ना खाओ तो वो कंट्रोल में आ जाएगी। पर HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो आपने 3 महीने जितनी अपनी बॉडी को आपने जितना अब्यूज़ किया है वो सब बताएगा। सो तीनों टेस्ट की अपनी इम्पॉर्टेंस है, बट ये 3 टेस्ट इकट्ठे कराएं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि हमें कब टेस्ट करना चाहिए। सो आइडियली आपकी फैमिली में जो कोई डायबिटिक है या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, फिर तो मैं समझता हूँ कि टेस्टिंग हमें जैसे ही हम अडल्टहुड में आते हैं हमें कर लेनी चाहिए स्टार्ट, और हमें इसको एनुअल बेसिस पे एटलीस्ट करना चाहिए। 18 साल के बाद हम कर सकते हैं, इन केस साल में एक बार। और अदरवाइज हम रेकमेंड करते हैं कि यंग अडल्टहुड यानी कि 30 साल में जो आपके नहीं भी है फैमिली में डायबिटीज़ या आपकी जो वेट की टेंडेंसी है, तो ये एनुअल स्क्रीनिंग है। एनुअल स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये टाइम से पहले बीमारी को पकड़ लेती है, प्री डायबिटिक स्टेट में पकड़ लेती है, और उस स्टेट में डायबिटीज़ का रिवर्सल बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। राइट। और मेरा तीसरा सवाल ये था कि शुगर लेवल क्या हर उम्र में सबके लिए सेम होते हैं? अगर बच्चा है, एक एडल्ट है या एक बुज़ुर्ग है, तो शुगर लेवल सबके सेम होने चाहिए? शुगर लेवल्स डायबिटीज़ क्लासिफिकेशन सारी इरिस्पेक्टिव ऑफ एज है। सो जब हम डायबिटीज़ क्लासीफाई करते हैं, भला वो बच्चा हो या कोई बुज़ुर्ग हो, उनकी क्लासिफिकेशन सेम रहती है, पर यह है कि टारगेट डिफरेंट होते हैं। जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आपके टारगेट्स डिफरेंट होते हैं। सो
जो एल्डर्स हैं उनमें हमें ज़्यादा डर रहता है हाइपोग्लाइसीमिया का। सो हम टारगेट इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट या इतना ज़्यादा टाइट नहीं रखते, पर यंग अडल्ट्स में हम टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा टाइट रखते हैं, बिकॉज उनकी सारी लाइफ लंबी आगे चलनी है, और जितना HbA1c हमारा 6.5 या 7 से ऊपर जाएगा उतना हमारा चांस कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ता चला जाता है आगे आने वाले समय में। सो एल्डर्स के लिए हम थोड़ा लिबरल रहते हैं, बिकॉज हम हाइपोग्लाइसीमिया, फॉल्स, चक्कर के कारण फॉल्स, ये सारी चीज़ें हम जो कि और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस या और कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, उनको हम अवॉइड करना चाहते हैं। पर बच्चों में, यंग एडल्ट्स में हम थोड़े से ज़्यादा टाइट और स्ट्रिंजेंट कंट्रोल चाहते हैं। राइट। अच्छा, अब HbA1c में अगर रेंज नॉर्मल है तो इसका मतलब है अब ठीक है सब? मेजॉरिटी पेशेंट्स में HbA1c नॉर्मल है तो सारा कुछ ठीक है, बट इसके कई और फ्लिप साइड्स भी हो सकते हैं। ये डायबिटीज़ बहुत अर्ली स्टेज में है, या कई लोगों को जिनको खाने या मील के बाद उनका बढ़ता है ब्लड शुगर, या एक कंडीशन होती है जिसको हम स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसमें स्ट्रेस के रिस्पांस में ब्लड शुगर बढ़ जाती है। उन चीज़ों में पेशेंट फिर भी पोटेंशियल डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, पर पेशेंट की हो सकता है HbA1c नॉर्मल हो। तो ऐसे केसेस में, और प्रेगनेंसी एक बड़ी कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर आपके टेस्ट सारे नॉर्मल आ सकते हैं, फास्टिंग भी नॉर्मल आ सकता है, पोस्ट प्रेंडियल भी आ सकता है, और आपका HbA1c भी नॉर्मल आ सकता है। पर प्रेगनेंसी को हम एक डायबिटोजेनिक कंडीशन कहते हैं, यानी डायबिटीज़ प्रोन कंडीशन। तो उस कंडीशन में ऐसे लोगों के लिए हम एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, जैसे आपसे पहले मैंने डिस्कस किया। तो उसमें GTT में हम उसको ये देकर ग्लूकोज का एक लोड 75 ग्राम का, और फिर हम उनकी शुगर चेक करते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ टेस्ट करने के लिए घर पर ही टेस्ट करते हैं? जिन्हें डायबिटीज़ है वो तो रोज़ ही करते रहते हैं टेस्ट, और लैब टेस्ट कराना चाहिए या घर पर टेस्ट ऑथेंटिक है? दोनों चीज़ें करानी चाहिए। सो घर पे टेस्टिंग में ये होता है कि आप एक रेगुलरिटी में रहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज हम उसको कहते हैं। तो उसमें रेगुलरिटी में ये है कि आपकी फ्लक्चुएशन साथ के साथ आपको सामने दिखती है, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते रहते हैं। लैब टेस्ट थोड़े ऑथेंटिक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रोसेस से मशीन पे किए जाते हैं। सो दोनों टेस्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो आप घर पे टेस्टिंग करते हैं, और वो टेस्टिंग हम अपनी फिंगर से करते हैं, उसको हम कैपिलरी ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, और जब लैब टेस्ट करता है वो हमारी नस में से खून लेता है, और उसको हम वीनस ब्लड शुगर कहते हैं। तो जो कैपिलरी ब्लड शुगर है वो वीनस ब्लड शुगर से 15% हायर होती है। सो जो आपके घर पे टेस्ट है वो 15% आप उसको माइनस करेंगे तो आपको अपनी वीनस ब्लड शुगर मिलेगी। तो जो मैंने नॉर्मल वैल्यूज़ पहले आपको बताई हैं वो वीनस ब्लड शुगर की हैं, ना कि कैपिलरी ब्लड शुगर की। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। राइट। और घर पे टेस्टिंग का एक और माध्यम है जिसको हम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, CGMS। कई पेशेंट्स हैं जिनकी ब्लड शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है, उनको सडनली शुगर फॉल कर गई, सडनली शुगर बढ़ गई। तो उस केस में एक डिवाइस आता है, एक स्टिकर आता है जो आपकी बाजू पे लग जाता है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए, और वो एक सेंसर के थ्रू आप उसमें ऐसे करके सेंस कर सकते हैं, या आज तो बड़े सोफिस्टिकेटेड आ गए हैं जो डेटा डायरेक्टली आपके फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो उसके लिए हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं जिनमें फ्लक्चुएटिंग शुगर होती है, या जो अपनी खुद केयर नहीं कर सकते। जैसे घर में कोई सीनियर है, बुज़ुर्ग है, और वो पूरा कॉन्शियस नहीं है या इतना अलर्ट नहीं है, और आप भी काम पे हैं, तो आप ये सेंसर लगा सकते हैं और इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसमें आप अलार्म लगा सकते हैं। सो जब बुज़ुर्ग की शुगर एक लेवल से नीचे जाएगी तो आपका बीप बढ़ जाएगा फ़ोन में, उससे ऊपर जाएगी तो तब भी बीप बढ़ जाएगा। तो आपको घर में ऐसे नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेकिंग करने की ज़रूरत है, ये थोड़ी कन्वीनियंस हो जाती है। और ये भी ऑथेंटिक है? ये भी ऑथेंटिक है, यस यस, राइट। अच्छा, अब ब्लड शुगर बढ़ना और कम होना, जब बढ़ जाते हैं तो कुछ सिम्टम्स आते हैं,
जिन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसके नुकसान भी क्या हैं, ये भी बताइए। सो ब्लड शुगर बढ़ने के जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले बंदे को भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिन ज़्यादा आता है। इनिशियली तो ये सिम्टम स्टार्ट होते हैं, और ये ब्लड शुगर काफ़ी लंबे अरसे से बढ़ी रहे तो पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। एक लिमिट से ऊपर जब ब्लड शुगर चली जाए तो पेशेंट को वो कंफ्यूज कर सकती है, पेशेंट को वो उसके माइंड को डिस्टर्ब कर सकती है और ब्रेन फॉग कर सकती है, और बाद में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। सो ब्लड शुगर बढ़ने से क्या होता है कि जब ब्लड शुगर एक स्टेट से ऊपर बढ़ जाती है तो शुगर बाइंड करती रहती है और एक प्रोडक्ट बनाती है जिसको हम ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स जाकर हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो शुगर के बढ़ने से हमारे कई अंगों पे नुकसान आ जाता है, आँखों पे, हमारे दिल पे, हमारे ब्रेन पे, हमारी किडनीज़ पे, हमारे नर्व्स पे, हमारी स्किन पे, ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स को ये हाई शुगर अटैक कर जाती है। राइट, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सिम्टम्स नज़र आए तो एक आप अपना ग्लूकोज, अपनी शुगर टेस्ट ज़रूर करवाएं। शुगर जब लो होती है उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, और उसके क्या नुकसान? तो शुगर लो नॉर्मली हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स में नहीं देखी जाती। लोग बड़े कॉमनली आके कहते हैं कि मेरी शुगर लो हो जाती है, मेरी शुगर लो हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि शुगर को, जैसे इंसुलिन शुगर को नीचे लेकर आती है बॉडी में, एक हार्मोन है जो एंटी इंसुलिन है जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं, वो शुगर को ऊपर करता है। सो हमारा बैलेंस बॉडी में इसलिए चलता रहता है। हम भला फास्ट भी कर लें, करवा चौथ का व्रत भी रख लें, हम 24 घंटे खाना ना खाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, पर हम कभी भी हाइपो या लो शुगर में नहीं जाते, क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स बैलेंस में चलते हैं। ऊपर जाएगी तो इंसुलिन थोड़ा सा आ जाता है, नीचे जाएगी तो ग्लूकागॉन ऊपर खींच देता है। तो उन लोगों में ये कम होनी शुरू होती है जिसमें ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। सो किसी की इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट हो रही है, उसमें ये लो शुगर के सिम्टम आ सकते हैं, या ग्लूकागॉन नहीं पैदा हो रहा। अब ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर जो होती है वो देखने को मिलती है हमें डायबिटिक पेशेंट्स में, जिसने अपनी डोज डबल ले ली गलती से, या कभी डोज ले ली और पूरा खाना ना खाया, या डोज ली हुई है और जैसे डायबिटिक को हम बताते हैं कि आपने 2-2 घंटे के बाद या 2.5 घंटे के बाद हल्का हल्का कुछ ना कुछ बीच में खाते रहना है, इंटर मील स्नैक्स जो होते हैं, और पेशेंट्स ने उनका प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं किया, तो ऐसे इंस्टेंस के अंदर हमें हाइपोग्लाइसीमिया या कम शुगर होने का रिस्क रहता है। अब कम शुगर में सबसे पहले पेशेंट को घबराहट होनी शुरू होती है और स्वेटिंग होती है, उसको पसीना आना शुरू होता है, उसको घबराहट होती है, और यूजुअली पेशेंट्स को और बहुत बड़ी इंटेंस, जैसे कहते हैं पेट में खो पड़ती है, और उनको लगता है कि हमारी शुगर कम होगी। पर कई लोगों में जिनमें नर्व्स डैमेज हो जाए ये सिम्टम्स नहीं आ सकते, और सीधा ब्रेन की फॉगिंग स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट गिर सकता है, बेहोश हो सकता है। सो ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ बीच में खाते रहिए 2-2 घंटे बाद थोड़ा बहुत, और एकदम से जब ब्लड शुगर कम हो जाती है तो कुछ देते हैं? हाँ जी, सो ब्लड शुगर जब कम हो जाए तो आइडियली हम कहते हैं कि आप अपनी शुगर चेक कीजिए घर पे। सो ब्लड शुगर जो आपकी 60 से नीचे आ रही है ग्लूकोमीटर पे, तो आपने 15 ग्राम शुगर ग्लूकोज या 3 चम्मच चीनी या 3 चम्मच ग्लूकोज के छोटे चम्मच आपने पी लेने हैं पानी में घोल के। ये पेशेंट कोई आपका है जो कन्फ्यूजन में है, या पेशेंट नहीं पी सकता या कोमा में है, तो आपने ग्लूकोज का सीधा पाउडर उसको, उसका मुंह खोल के और यहाँ पे गालों के अंदर डाल देना है, एक एक चम्मच करके। वो आहिस्ता आहिस्ता घुल के और वो ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। 15 मिनट हमने वेट करनी है, 15 मिनट के बाद हमने टेस्टिंग दोबारा करनी है। इनकेस हम उस टाइम भी 60 से नीचे हैं तो हमने ये एक रिपीट कर लेना है 15 ग्राम का एक और ग्लूकोज का, जो कहते हैं चैलेंज। जब आपकी शुगर ऊपर आ गई और पेशेंट को कॉन्शियसनेस आ गई, तब हम एक स्नैक, कोई नॉर्मल रूटीन स्नैक जो पेशेंट खाता है एज अ डायबिटिक स्नैक, वो एक सैंडविच हो सकता है, वो एक फ्रूट लाइक एप्पल हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ हम फिर दे देते हैं। गलती लोग ये करते हैं कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है और शुगर कम होती है,
वो डाली जाते हैं कि हमने 10 चम्मच ग्लूकोज पी लिया, शुगर कम थी, उसके बाद हमने 2 चॉकलेटें भी खा ली, हमने ये भी कर लिया, और फिर वो 500 शुगर करके डॉक्टर के पास दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं। सो हमने इसको सिस्टमेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट करना है कि अगर लो ब्लड शुगर हो जाए तो ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक सवाल ये कि जो ये टेस्ट है HbA1c जो डायबिटिक पेशेंट है उनको कब कब कराना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट्स को आइडियली हर 3 से 4 महीने बाद एक HbA1c का टेस्ट करवाना चाहिए। जो बहुत कंट्रोल चल रहे होते हैं और बहुत डिसिप्लिन होते हैं, डॉक्टर को भी पता लग जाता है कि ये पेशेंट बहुत एफर्ट कर रहा है और सस्टेन कर रहा है अपने आप को, हम थोड़े से लिबरल भी हो जाते हैं, फिर 6 महीने बाद भी टेस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग ये दवाइयाँ भी खाते हैं और साथ में मीठा भी चल रहा है, स्वीट डिशेस भी चल रही हैं। मेजॉरिटी दुनिया ऐसी है, वो उन्हें लगता है हैं कि दवा खाई है, शुगर कंट्रोल है, अब मैं सब कुछ खा सकता हूँ। वो एक गलत अप्रोच है। बिकॉज जब आप मीठा खाते हैं तो आपकी बॉडी में एकदम ग्लूकोज स्पाइक करती है, गोली आपकी शुगर को नीचे लेकर आती है, पर जितनी स्पाइक्स होती हैं तो उससे क्या होता है, हमारी शुगर बड़ी एक वेरिएबल ग्राफ में आ जाती है जिसको ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। अकेला ये नहीं है कि हमारी शुगर बड़ी है खाने के बाद या हमारी फास्टिंग बड़ी है, आप कितना वेरिएबल रेंज में चल रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको टाइम इन रेंज कहते हैं। आपने अपनी शुगर 70 और 180 के बीच में रखनी है, खाने के बाद भी 180 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यदि आप इस रेंज में रहते हैं तो आपका चांस कॉम्प्लिकेशन का बहुत कम हो जाता है। यदि आपकी शुगर 70 से नीचे जा रही है या 180 से ऊपर जा रही है किसी भी टाइम खाने के बाद जैसे भी है, तो उसको टाइम आउट ऑफ रेंज कहते हैं। और आउट ऑफ टाइम जब बंदा होता है उसको ही कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा आते हैं। तो सडनली खाना और बहुत ज़्यादा खाना फिर गोलियां खाना बहुत गलत है, इसको हमें एडवोकेट नहीं करना चाहिए। तो यानी जो लोग खुश हैं कि हमारी तो ब्लड शुगर नॉर्मल है, हम सुबह भी दवा ले रहे हैं, शाम को भी ले रहे हैं और अब हम सब कुछ खा सकते हैं, वो गलत है। एफर्ट ये करनी चाहिए कि आप अपने खाने पे कंट्रोल करें और 2 गोलियों से 1 गोली पे आएँ, रादर देन हम 2 गोलियां खाएं और हम खाते भी रहें। अच्छा, शुगर दिन भर में अगर फ्लक्चुएट करती है तो कभी कम है कभी ज़्यादा है, उसके क्या मायने होते हैं? मायने यही आपको मैंने बताया कि नॉर्मल हमारी बॉडी में 2 सेंसर चल रहे हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। ऊपर जब शुगर जाती है तो इंसुलिन उसको नीचे खींच रही है, जब नीचे जाती है तो ग्लूकोगॉन उसको ऊपर खींच रहा है। तो हमारी बॉडी खुद से एक सिस्टम में चल रही है जिसमें वो हमें एक टाइम इन रेंज रखने के लिए कोशिश कर रही है। अब हम जब ये सिस्टम को अब्यूज़ कर देते हैं तो हम आउट ऑफ रेंज चले जाते हैं, और आउट ऑफ रेंज का मतलब वही है कि ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी बढ़ गई। वेरिएबल मतलब हम नीचे और ऊपर में बहुत ज़्यादा हमने गैप डाल दिया। हाँ, मेरा मतलब था कि उसका कुछ नुकसान होता है, नुकसान ऊपर नीचे हो हाँ, रही है तो नुकसान जे आप रेंज से बाहर जाएंगे तो उसका नुकसान है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाती है ना। एनीथिंग यू वांट टू टेल जिनको लग रहा है कि शुगर बढ़ी हो सकती है, चेक कराना है और क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ एक सिंपल बात कहना चाहूँगा कि आपका एड्रेस आपका घर का एड्रेस नहीं है, आपके शहर का एड्रेस नहीं है, आपके देश का एड्रेस नहीं है, आपके पास एक ही एड्रेस है और वो ये बॉडी है। जे आप इस बॉडी का ख्याल नहीं रखते तो आपका सारा आगे का जीवन खराब हो जाएगा। सो आपको यदि ऐसे कोई सिम्टम्स हैं या आपकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री है, देखिए हम अपने घर पे जो व्हीकल होता है, गाड़ी होती है, उसकी भी साल में 2 बार सर्विस करवा लेते हैं। वहाँ पर भी जाकर हम कम से कम एक सर्विस के 5,000 रुपये तो लग जाते हैं। सो यदि हम एक साल में एक बार अपनी बॉडी की सर्विस के लिए 2-2.5 हज़ार रुपया खर्च दें तो हम सारी स्क्रीनिंग करके ऐसी सारी बीमारियों को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको टैकल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं।